बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे है। अ, ऐसे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये कि काइंडली इस क्वेश्चन को किसी तौर पर भी अपने लिए आपने हवा नहीं बनाना। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बस ये कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने फॉलो करनी है। तो अगर आपने उनको पैरामीटर्स को फॉलो किया और उसका जो मेन स्ट्रक्चर अपने माइंड में सेट कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से क्रैक कर जाओगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी रेलेवेंट टॉपिक्स के, या फिर उसका जो हिस्टोरिकल नॉलेज होता है उसका प्री उस टॉपिक के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मशरूत है। जी, ऐसे क्या है जी, सर जरा इसको स्क्रीन शो पढ़िएगा। नहीं हो रही मुझे। जी बेटे। जी बहना, क्या कह रही हैं आप, क्या फरमा सर रही हैं? मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो वो बेटे सर मुझे सर तो आपकी हो स्क्रीन रही शो है। नहीं हो रही मुझे। किसी को भी नहीं हो रही? नहीं सर, सर मुझे अब आ हो रही रही है। है। गुड़िया सर आप। असल में ना पिंडी इस्लामाबाद की सिग्नल वीक है ना आज। कल हाँ से जी, वो सिग्नल बेटे वो वीक है आपको पता ही इस्लामाबाद है। तो पिंडी। मेरी बहना, आप ऐसा करें, एक दफा आपने इसको लीव करके ना दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, आप जी करें, सर आप ठीक। इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। मैं बस 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, मेरी बहना, आप करें जरा इसको ट्राई। जी, इरफान नईम साहब, जरा काइंडली इसको पढ़िएगा। जी सर. An expression of your conceptual and visionary understanding of the given topic that starts with a thesis statement followed by the main body and a conclusion. और इसके आगे सर है कि कंसेप्चुअल क्या चीज़ होनी चाहिए, कि अर्न प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विजनरी रीजन बेस्ड आंसरिंग, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ का रीजन बेस्ड आंसर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आगे जी लिखे बिल्कुल। हुए हैं सर जी कंपोनेंट्स ऑफ द सर, हमने एप्लीकेशन। बस अभी डेफिनेशन पे ही आना है। जी सर. जी, ऐसे क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल एंड विजनरी अंडरस्टैंडिंग। देखें, ऐसे का एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप उसके प्रीवियस नॉलेज के बगैर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको जितनी भी इसके मेन स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी इसके स्ट्रक्चर आपको पता है, अगर उसके रेलिवेंट आपके पास नॉलेज नहीं है, डाटा नहीं है, तो आप किसी तौर पर भी इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे क्या ना एक्सप्रेशन है, ये बयान है, ये इजहार है ऑफ योर कॉन्सेप्चुअल एंड विजनरी अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, चीज़ों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है गिवन टॉपिक के बारे में, यानी वो टॉपिक जो जिसको आप एक थीसिस स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट लेते हो, उसकी बॉडी देते हो, उसका कंक्लूजन देते हो, अगर उसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप किसी तौर पर भी इस क्वेश्चन को कैटर नहीं कर सकते। देखें, जब मैं आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद है आपकी अर्न्ड प्रॉपर्टीज। अब अर्न प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अर्न प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आपका फोर नॉलेज के किसी भी टॉपिक को जिसको आप चूज करते हो, उसके बारे में आपके पास फोर नॉलेज क्या है, पहले से उसके बारे में आपके पास कितनी नौ है,
आप उस टॉपिक को कितना जानते हैं, क्या उसके बारे में आपके पास परसुएसिव आर्गुमेंट्स हैं, आपके पास रेलेवेंट डाटा है, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं जिस भी टॉपिक को आप छेड़ रहे हो। देखें, अगर आपके पास उसकी अर्न प्रॉपर्टीज हैं, उसका प्रीवियस नॉलेज है, तो मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को क्रैक करना आपके लिए कदरे आसान होता है। दूसरी चीज जो होती है वो आपकी विजनरी, यानी आपकी रीजन बेस्ड आंसरिंग होती है। रीजन बेस्ड आंसरिंग का मतलब होता है कि आप इंटेलेक्चुअली इतने डेवलप्ड होने चाहिए कि कोई भी टॉपिक जो जो जिसे आप व्हाट की फॉर्म में कह सकते हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये या टॉपिक क्या है, ये क्यों है, ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ, यानी अगर इन चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप वेल इक्विप्ड हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे ऐसे लिखने में कामयाब हो जाते हो। ऐसे के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली सबसे पहले तो जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास होनी चाहिए वो क्या, आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आपकी मोनो डायमेंशनल भी होती है, आपकी बाई डायमेंशनल भी होती है, आपकी जो वो मल्टी डायमेंशनल जो वो टॉपिक्स भी आप समटाइम ले लेते हो। ठीक है, आउटलाइन है, आपका इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। यानी ये तमाम जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, इनके बारे में आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और आपका रेलिवेंट नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, अब थीसिस स्टेटमेंट को जरा पढ़िएगा, इसको रिस्पेक्टेड इरफान साहब, इरफान नईम साहब। सर डिस्कनेक्ट। जी सर, थीसिस स्टेटमेंट है। सर, thesis is the principal stance or point of discussion that formulates the center of your claim. It frames the boundary of your strong expression. You are at liberty to choose either the positive or the negative aspect, but you must remember whatever perspective you choose, you are required to justify it with your persuasive arguments and relevant data. Your thesis statement can be one, two, or three-dimensional sentences according to your stance. जी, Stance. थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट एक अच्छे राइटर के लिए, एक अच्छे इंटरप्रेटर के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। उसका यानी थीसिस स्टेटमेंट में ये होता है कि आप अपना प्रिंसिपल स्टांस ले लेते हैं उसमें, जो कि आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है, जो कि सेंटर ऑफ योर क्लेम होता है। बेसिकली आपने जो कुछ भी कहना होता है वो कम से कम आपकी बाउंड्री को सेट कर देता है। इट फ्रेम्स द बाउंड्री ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी आपकी लिमिट्स जो वो सेट कर देता है, और आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि लिखते हुए आप इस बात का ऑटोमेटिकली आप ये सेट कर लेते हैं कि मैंने अपने इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना, मैंने अपने इस जो जो मेरा प्रिंसिपल स्टांस है, मैं इसके अंदर रहते हुए मैंने जो है इसके ऊपर जो है वो अपनी एक सैर हासिल जो है वो मैंने गुफ्तगू करनी है, मैंने इसके ऊपर लिखना है। यू आर ए लिबर्टी टू चूज इधर आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। अच्छा, इट इज अप टू यू कि आया कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में जी आप उसका एक पॉजिटिव आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, आप कोई भी इसका पर्सपेक्टिव चूज करें, बेशक आप पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट लें या आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट लें, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने उसको जस्टिफाई करना है अपने परसुएसिव आर्गुमेंट्स के साथ और अपने रेलेवेंट डाटा के साथ। यानी अगर आप किसी भी चीज के बारे में आप उससे डिसएग्री करना चाहते हैं, मसाल के तौर पर हम
सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो किसी तौर पर भी वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होता है वो उसको जनरेट नहीं करता आपकी सोसाइटी के लिए, आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कि ये आपकी जो सोशल लाइफ है उसको चैलेंज करता है, आपकी जो क्या कह सकते हैं कि आपकी एक आइसोलेशन, जो आइसोलेटेड लाइफ है उसको चैलेंज करता है। ये आपको ऐसी एलिमेंट्स में बिजी कर देता है जो कि गैर जरूरी तौर पर जो आपके कह सकते हैं कि माइंड को जब वो नेगेटिवली प्रमोट करता है। ठीक है, आपने जो भी टॉपिक चूज करना है, जो भी साइड आपने लेनी है, उसके बारे में आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होने चाहिए और उसका अपने रेलिवेंट डेटा होना चाहिए आपके पास। योर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक वन सेंटेंस बेस्ड भी होती है, टू भी होती है, और उसके जो थ्री डायमेंशनल भी होते हैं। सम टाइम आप क्या करते हैं, आप किसी भी इशू को पॉइंट आउट करते हैं, फिर आप उसके सोसाइटी के ऊपर जो अफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, फिर आप उसकी सोल्यूशन भी बता देते हैं। यानी आप डिफरेंट उसकी ग्रेडेशन के साथ क्या करते हैं, आप अपने जो प्रॉब्लम को, अपने इशू को लेके चलते हैं। सबसे पहले ऐसे को जब आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइनिंग करनी है। आउटलाइनिंग क्या होती है? आउटलाइनिंग इज द फ्रंटेज ऑफ योर ऐसे। बेसिकली ये आपके ऐसे का चेहरा होता है, उसका फेस होता है, दैट डिटेल्स that deals the definite image of your forthcoming discussion। जो कि बेसिकली जो कुछ आप कहना चाह रहे होते हैं, ये उसका जो एक एग्जैक्ट आपको इमेज देता है कि बुनियादी तौर पर आप इस टॉपिक के ऊपर अब क्या क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हाउ टू मेक अ कम्प्रिहेंसिव आउटलाइन। आपने एक कम्प्रिहेंसिव आउटलाइन कैसे बनानी है, आपने कम्प्रिहेंसिव आउटलाइन कैसे बनानी है? जी इरफान साहब, पहला इसका पॉइंट क्या है? इरफान जी साहब। सर, brainstorming. Note down the topic relevant points that come across your mind. अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद होता है किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जो जो पॉइंट आपके माइंड में आते हैं, आपने क्या करना है, आपने उनको जॉट डाउन कर लेना है, आपने उनको लिख लेना है। कोई भी एस्पेक्ट आपने वहां पर ये इसकी फिल्ट्रेशन नहीं करनी, आपने इसको फिल्टर नहीं करना, जो कुछ भी आ रहा है आप फिलहाल उसको लिखें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा जाता है? जी, sanitizing. Re-examine the previously noted down points and wipe out the repeated and irrelevant elements. अच्छा, जब आप देखें उसके ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, अपने टॉपिक्स के बारे में आपने जो जो पॉइंट आपने लिखने थे, या जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आए हैं, जब आपने उनको लिख लिया, तो फिर आपने उन पॉइंट्स को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज से मेरा मुराद है कि उसको आपने री एग्जामिन करना है, जो कुछ आपने पॉइंट्स लिखे हैं, और वाइप आउट करना है किनको? वो जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं या इररेलेवेंट एलिमेंट्स है, जो आपको लगता है ना कि ये बात तो मैंने पहले भी पॉइंट में लिखी है। आप अगर रिपीट हो रही है आपकी स्टेटमेंट या आपकी फ्रेजें रिपीट हो रही हैं, तो आपने सबसे पहले उनको वाइप आउट करना है। फिर इररेलेवेंट टॉपिक जो आपको लगे कि ये तो ऐसे महसूस होता है कि शायद में ये टॉपिक को रेलिवेंट नहीं है, तो आपने ऐसे एलिमेंट्स भी को भी क्या करना है, उनको भी आपने वाइप आउट करना है। जी नेक्स्ट। G. Sequence of ideas. जी Organize the sanitized points in an organic order through second to third and so on. जी, अब आपने क्या करना है, पहला तो जब आपने आउटलाइनिंग करनी है, आउटलाइनिंग में सबसे पहले तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता क्या है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, आप उनको सीक्वेंशियली लिख लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उसके बारे में आता है कि आपने उनको सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज का मतलब है कि आपने रिपीटेड और इरेलेवेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
उनको आपने वाइप आउट करना, आपने खत्म करना है। फिर तीसरी जो पॉइंट आउटलाइन बनाते हुए जो आपने माइंड में रखनी है, वो ये कि जो अपने सीक्वेंस ऑफ आइडियाज देने हैं, यानी एक ऑर्गेनिक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक ऑर्गेनिक जो वो ऑर्डर होना चाहिए। मतलब ये कि जो आप नया आइडिया दे रहे हैं वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत होना चाहिए, यानी वो आपके गुजरा वो जो आइडिया बेसिकली उसकी वो डिमांड होना चाहिए, उसकी वो डिमांड होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूंगा कि मिसाल के तौर पर आप रोड पे एक एक्सीडेंट देख रहे हैं, ये आपकी एक इंसिडेंट हुई, आपका ये एक आइडिया है कि यहाँ पर आपने एक्सीडेंट देख लिया, तो उसकी नेक्स्ट डिमांड क्या है, एक ऑर्गेनिक ऑर्डर उसका क्या बनता है कि डेफिनेटली वहां पर क्या होना चाहिए कि एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई एम्बुलेंस का मैनेज करना चाहिए। तो इस तरह एक ऑर्गेनिक ऑर्डर आप बना सकते हैं कि हादसे के बाद क्या आना चाहिए, एम्बुलेंस आना चाहिए, जो पेशेंट है आपका वो कैजुअलिटी या इमरजेंसी में पहुंचना चाहिए, उसको फर्स्ट एड मिलनी चाहिए। ये एक ऑर्डर बनता जाता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर बनता बनता जाता है। किसी भी आइडिया को जब आप प्लॉट करते हैं तो नया आइडिया जो होता है वो लॉ ऑफ नेसेसिटी के थ्रू, यानी उसकी नीड होना चाहिए। आप किसी तौर पर भी आइडियाज को जो वो इम्पोज नहीं करेंगे। जी, नेक्स्ट क्या, कॉन्टेक्चुअल फॉर्म, उसके बाद आपने The करना है क्या? जी बोलिए। contextual form. Students should scrutinize points whether in form of phrases or sentences, should be in thorough correspondence to thesis statement. This coordination of points with thesis statement will furnish a comprehensive outline. अच्छा, अब देखिए जी, देखिए अब जितने भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए जितने भी एलिमेंट्स आपने वहाँ पे सेट कर लिए हैं, उनको आपने सैनिटाइज कर लिया है, उनको आप एक ऑर्गेनिक ऑर्डर में भी ले आए हैं। आप इन केस ऑफ नीड आप उनको फ्रेजेस और क्लॉजेस की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो आइडिया है इसको मैंने फ्रेज की फॉर्म में कन्वे करना है, और ये आइडिया जो मैंने कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट टू द थीसिस स्टेटमेंट मैंने देना है। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, आपने जितने भी आपके ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज हैं जिनको आप फ्रेजेस में कन्वर्ट करें या आप उनको क्लॉजेस में कन्वर्ट करें, एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो कुछ भी मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हैं, आया कि आपका वो मटेरियल जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में सेंटेंस दिया है ये उसको क्वालिफाई करता है या नहीं है। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। ये बेसिकली आपके ऐसे की मिनिएचर होती है, आपके ऐसे की मिनिएचर होती है। जब आपने देखते हैं कि बहुत बड़ा प्लाजा है बनने जा रहा है, तो आप उस प्लाजे के एक छोटा सा मिनिएचर जो वो आर्किटेक्चर क्या करता है, वो इंजीनियर क्या करता है कि उसका छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा था मेरे टेबल के, कि बेसिकली जो चीज़ मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ वो बुनियादी तौर पे ये चीज़ वहाँ पे डेवलप होगी। तो आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो बुनियादी तौर पर क्या होती है, वो आपके ऐसे का मिनिएचर होता है, वो आपके ऐसे का मिनिएचर होता है। जी, अब हम इसको जरा रिकैप्चुलेशन में लेके जाते हैं। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है कि ऐसे का जो ऐसे क्या होता है, बेसिकली ऐसे जो होता है वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और आपकी विजनरी अंडरस्टैंडिंग होती है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद है कि जो टॉपिक आपके बारे में आया है, क्या उसके बारे में आपके पास फोर नॉलेज है, आपके पास पहले से मौजूद कुछ मटेरियल है जो उस टॉपिक से रेलेवेंट है। फिर विजनरी अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये है कि उसके बारे में जो उठाए जाने वाले सवालात हैं, क्या उन सवालात के जवाबात आप दे सकते हैं कि बेसिकली ये इशू क्या है, ये इशू क्यों हुआ, ये इशू कब हुआ और ये इशू कैसे हुआ। ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये बेसिकली आपकी बाउंड्री है जो आपको सपोर्ट करती है कि आपने आपने बेसिकली जो टॉपिक चूज करना है, आप उस टॉपिक में उसके कौन से एस्पेक्ट्स को जो है वो एड्रेस कर रहे हो। और फिर आपने सर जब उसके बारे में मटेरियल कलेक्ट करना है
तो आपने अपनी उस बाउंड्री को देख लेना है कि आपने कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा पॉइंट किसी तौर पर भी चूज नहीं करना, या अपने ऐसे का हिस्सा नहीं बनाना जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट से इरेलीवेंट हो या उसको वो क्वालिफाई ना करे। सर जी। सर थीसिस स्टेटमेंट को हम अगर फील करना चाहें तो हम इस सेंस में ले सकते हैं, जैसे एक मूवी हम देखते हैं उससे पहले मूवी का ट्रेलर शो किया जाता है, जिससे हमें आइडिया होता है कि मूवी में क्या होने जा रहा है। तो बिल्कुल थीसिस ऐसे ही। स्टेटमेंट में जस्ट लाइक यही है ना कि हम एक थीसिस स्टेटमेंट जस्ट लाइक अ ट्रेलर है ऐसे का। जी बिल्कुल बेटे, थीसिस स्टेटमेंट जो होती है, मैंने आपको एक वर्ड मैंने यूज किया, मिनिएचर। थीसिस स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर क्या होती है, वो मिनिमम फॉर एग्जांपल अब आप कह सकते हैं कि, जैसे हम कह सकते हैं कि मीडिया के बारे में आप बात करते हैं कि मीडिया क्या है, सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के, आप कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। देखें, आपने आपने क्या कह दिया कि द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल लाइफ, हमारी समाजी जिंदगी पे सोशल मीडिया का किरदार क्या है, और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। ये बेसिकली आपने क्या बना लिया, अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लिए। अब आपने बेटे जब आपने कह दिया कि द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर आपने जब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब आप उनके दोनों एस्पेक्ट को मेंशन करते हुए आप उसके पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जाना है, उसके पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ जाना है। जी। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। जी इरफान साहब, इधर इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें। जी सर, introduction is the first part of your essay that streamlines the points you intended to make in the body of your essay. जी, कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपके ऐसे का जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्ट्रीमलाइन करता है उन तमाम पॉइंट्स को, जो आपने फैसला किया है जिनको क्या करने का, अपने ऐसे की बॉडी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। जी। आपका जो इंट्रोडक्शन है उसका फर्स्ट सेंटेंस कैसा होना चाहिए, वो जरा देखिएगा। हाउ टू फॉर्मुलेट आ सरमोनिक इंट्रोडक्शन, आपने अपना सरमोनिक इंट्रोडक्शन कैसे देना है। जी प्लीज। The first sentence of introductory paragraph should be a general statement but relevant to the topic. रेलिवेंट टू द टॉपिक, एक चीज आपने जेहन में रखना है। अगर हम कह देते हैं कि एजुकेशन फॉर वुमेन, मिसाल के तौर पे हमने एक टॉपिक ले लिया एजुकेशन फॉर वुमेन, तो देखें अगर हम इसके इस्लामिक पॉइंट व्यू को देखें, तो वहां पर गया हुआ कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये जनरलाइजेशन हो गई कि हर एक के पे फर्ज है ना। तो आपने क्या किया, उसको जनरलाइज कर दिया अपनी पहली स्टेटमेंट को। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड सेंटेंस कैसे देना है। सेकंड सेंटेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुड बी योर थीसिस स्टेटमेंट। अब सेकंड सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट हमारी क्या है कि एजुकेशन फॉर वुमेन, हम कहते हैं कि किसी भी एक सेहतमंद माशरे के लिए, पढ़े लिखे माशरे के लिए औरतों का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अब हमने वहां पर देना है कि जैसे हम पहले लाइन में कह रहे हैं, पहले सेंटेंस में कह रहे हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। तो फिर अब दूसरी स्टेटमेंट पे आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में देंगे कि वहां पर ये आप लाइन दे सकते हैं कि अगर आप किसी भी मुआशरे को पढ़ी लिखी जो माएँ देंगे, तो वो आपको एक पढ़ा लिखा मुआशरा देंगे। जी, थर्ड सेंटेंस पे आइए। Major points. Pick up some major points you have written for the topic, details in the outline, and originate a few sentences from them. जी, आपने करना क्या कि अब जब आप फर्स्ट सेंटेंस को, जो कि एक जनरल स्टेटमेंट होगी, जो कि किसी स्पेसिफिक, ना तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगी ना स्पेसिफिक क्लास के लिए होगी,
आपने क्या करना है, उसको जनरलाइज करना जो कि हर सिचुएशन के ऊपर जो वो एप्लीकेबल होती है। फिर आपने जो स्पेसिफिक एरिया जो आपने चुनना है, आपने उसके बारे में सेंटेंस देना है जो आपके थीसिस स्टेटमेंट के रेलिवेंट होगा। तीसरे पॉइंट में आपने क्या करना है, पिकअप सम मेजर पॉइंट्स यू हैव रिटन फॉर द टॉपिक डिटेल्स इन द आउटलाइन। आपने जो आउटलाइन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वहां से आपने उनको उठाना है। आप उनको चंद सेंटेंसेस की शक्ल में, जो कि आपका जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या करना है, उनको सेंटेंसेस की शक्ल में कन्वर्ट करना है। और आपकी कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्लीज इसको बोलिए जरा। जी सर, concluding sentence of introduction should be a positive note, conveying optimism, come from general to specific approach. स्पेसिफिक ग्रुप आपने क्या करना, देखें जब आपने इसका इंट्रोडक्शन लेना है, आपने आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो जनरल होनी चाहिए। फिर जैसे आप उसको जनरलाइज करेंगे, एक यूनिवर्सल अप्रोच देंगे, तो उसके बाद आपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आना है। जब अपना स्पेसिफिक टॉपिक पे आएंगे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपने मटेरियल उठाना है वो जो कि आपने आउटलाइंड किया हुआ है। उस आउटलाइन मटेरियल से आपने चंद सेंटेंसेस उठाने हैं जो कि सेकंड सेंटेंस में जो आपने स्टांस लिए उसको जो वो प्रमोट करने के लिए। फिर आपने क्या करना है, आपने उसे तरह स्क्वीज करना है, अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाना है, जिस पॉइंट के ऊपर जो आप उसको ऐसे को स्टार्ट करें। यानी जनरलाइजेशन से कहां पे आने, आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट के मुतालिक थीसिस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए जो आपने आउटलाइन मटेरियल लिया है वहां से कुछ आपने सेंटेंसेस सेट करने, ओरिजिनेट करने, जो कि आपकी आउटलाइन की फॉर्म में जो आपके पास मटेरियल है वहां से सेंटेंसेस आपने ओरिजिनेट करके आपने अपने सेकंड सेंटेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पर आपने उसको यूज करने। फिर लास्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव सेंटेंस जो होना चाहिए वो आपका एक पॉजिटिव नोट होना चाहिए। और आपने वहां से जनरलाइजेशन से आपने स्पेसिफिक अप्रोच की तरफ चले जाना है। जी, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। Yes, sir. In this part of the essay, you are to recreate your focused insight, rational aptitude, profound apprehension of the topic with well-made arguments and relevant data in form of paragraphs. One paragraph should arrange a single idea and should go on with the same parameters in all. अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना, जब अपने बॉडी को सेट करना है तो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, जब आप बॉडी की तरफ आते हैं यानी स्टार्ट में आपने उसकी क्या दे दी है, पहला पॉइंट जो आपके ऐसे का बनता है वो क्या बनता है, वो आपकी बनती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या कर लिया, आपने उसका ऐसे ले लिया, उसके आउटलाइन ले ली। आउटलाइन के बाद आपने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना, फिर आपने ऐसे की बॉडी की तरफ आना है। जब आपने उसकी बॉडी को चूज करना है तो आपने क्या करना है, इन दिस पार्ट ऑफ ऐसे यू आर रिक्रिएट योर फोकस्ड इनसाइट, रेशनल एप्टीट्यूड, यानी वही आपने वो कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट में दे रहे हैं कि आपने अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के बारे में और जो आपकी विजनरी अप्रोच है कि उसमें उठने वाले सवालों को आप व्हाट की फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, व्हेन और हाउ की फॉर्म में कैसे आंसर करते हो, आपने उनको थीसिस स्टेटमेंट के रेलेवेंट रहते हुए आपने उनको सेंटेंसेस में फॉर्मुलेट करना है। और एक चीज आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब आप बॉडी की पैराग्राफ बनाते हैं तो उसका हर जो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो होगा, ओपनिंग सेंटेंस जो होगा, बेसिकली उसको आप टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। इट शुड बी रिफाइंड एंड अपीलिंग कंटेनिंग अ सिंगल आइडिया इन इट, यानी हर पैराग्राफ में आपने एक ही आइडिया लेना है जो कि आपका प्रिंसिपल स्टांस होगा, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। फिर उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए ऑलरेडी जो आपका ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, आउटलाइंड ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है, वहां से अपने पॉइंट्स उठाकर उनको सेंटेंसेस की शक्ल देकर आपने क्या करना है, अपने इस पॉइंट व्यू को जो वो स्ट्रेंथन करना है। ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ इज टर्म्ड एज टॉपिक सेंटेंस।
It should be refined and appealing, containing a single idea in it. The points of outline will assist you in forming the topic sentence. आपने जो इसका जो टॉपिक सेंटेंस आपने कैसे चुनना है, उसके मुताबिक द पॉइंट्स ऑफ आउटलाइन विल असिस्ट यू इन फॉर्मिंग द टॉपिक सेंटेंस, कि बेसिकली वो पॉइंट्स जो कि आपने आउटलाइन में